कुछ दिन पहले, लगभग 1 साल पहले, हम लोगों ने उत्तर आधुनिकता के संदर्भ में साहित्य को सामने रखते हुए बातचीत की थी। हमने ये पाया था कि हमारे समाज में कुछ ऐसे बुनियादी परिवर्तन हो रहे हैं जहाँ साहित्य और संस्कृति की जो रचना प्रक्रिया है और जो मूल्यांकन प्रक्रिया है, ये तमाम चीज़ बदल रही है और हम अपने अपने ढंग से उसको कायदे से न पकड़ पा रहे हैं, न छू पा रहे हैं, न उसका विश्लेषण कर पा रहे हैं। कई बार ये सारी समस्या आलोचना की, शब्दावली की ही नहीं, आलोचना के केंद्रीय मर्म की समस्या बनी हुई है, हमारे विमर्श की समस्या बनी हुई है। हमने बीच में और भी कई सेमिनार ऐसे देखे और हमने ये पाया कि साहित्यकारों के बीच में बोध की समस्या, चीज़ों को समझने की समस्या एक बहुत बड़ी उलझन बन करके सामने आ गई है। इसी क्रम में 28 तारीख को श्री अशोक वाजपेयी ने एक नई पत्रिका समास का श्री कुंवर नारायण से लोकार्पण कराया और उसी क्रम में उन्होंने एक सेमिनार भी रखा जिसका केंद्रीय विषय उन्होंने रखा था अवरुद्ध प्रश्न। और दोस्तों, ये बात आपको सुनकर के थोड़ी हैरानी होगी और थोड़ी खुशी भी होगी कि उस सेमिनार में भी जितने लोग बोलने आए, बड़े बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े समाजशास्त्री थे, बड़े बड़े साहित्यकार थे, उन लोगों ने भी बराबर इस पहेली को टटोलने की, समझने की कोशिश की कि क्या हमारे समाज में, हमारे बीच में, हमारी बुद्धि में कोई सवाल रुके हुए हैं। कुछ लोगों ने यह कहा कि हाँ, सवाल तो बहुत हैं, जवाब नहीं है। कुछ लोगों ने यह कहा कि हाँ, सवाल उलझे हुए हैं। तो हमने ये उचित समझा कि हम श्री अशोक वाजपेयी को यहाँ ले आएँ और बातचीत में उनसे भी पूछें और अपने प्रिय कवि श्री कैलाश वाजपेयी जी को भी यहाँ ले आएँ और वह भी इन तमाम तरह के सवालों से झगड़ते रहे हैं। उनसे भी ये पूछ डालें कि बंधुओं, क्या वाकई ऐसा मामला है, क्या इतना बड़ा रुकावट का मामला है जिसके लिए खेद से अधिक हमें दुख हो रहा है। एक और सवाल इसके साथ साथ आता है कि ये जो पत्रिका है जहां आप तमाम लोग तमाम तरह के कवियों को, तमाम तरह की कविताओं को सुनते रहते हैं, उनका रसास्वादन करते रहते हैं, तो ये चर्चा उस रसास्वादन के साथ में कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं पैदा करेगी, क्योंकि इस चर्चा में वैसा कोई रस नहीं टपकेगा जैसा कि कोई हास्य कवि या कोई व्यंग्य कवि या कोई श्रृंगार का या वीर का कवि पैदा कर देता है। यह बड़ी सूखी और उबाऊ बातचीत भी हो सकती है, लेकिन यह मर्मांतक बातचीत भी हो सकती है। हमारी कोशिश है कि हम इस बातचीत को थोड़ा सा मर्मभेदी बनाने की कोशिश करें। इन दोनों के बारे में, यानी इन दोनों वाजपेयियों के बारे में मैं आपको क्या परिचय दूँ। इनके बारे में तो सिर्फ गालिब का वो शेर मैं आपको सुना सकता हूँ कि होगा कोई ऐसा भी कि गालिब को न जाने, शायर तो वो अच्छा है तो बदनाम बहुत है। ये दोनों ही निहायत बदनाम आदमी हैं। अशोक जी का तो कहना ही क्या, जहाँ जाते हैं बदनामियाँ साथ लेके आते हैं, जाते हैं। और कैलाश वाजपेयी जी पुराने बदनाम आदमी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पुराने बदनाम कवि हैं ये। तो इस नज़र से इनको ये तो हम दर्जा नहीं दे सकते कि ये चर्चा करें, क्योंकि सरनाम लोग ही चर्चा किया करते हैं, सज्जन लोग ही चर्चा किया करते हैं, दुर्जन लोग नहीं किया करते। मगर आज अशोक जी और कैलाश जी, आप दोनों से एक बातचीत हम केंद्रित करना चाहेंगे और वो बातचीत यहाँ से शुरू हो सकती है कि क्या जिस समाज में हम रह रहे हैं एक रचनाकार के रूप में, वो समाज हम तक जैसा पहुँच रहा है, जिस तरह से पहुँच रहा है, हमारे अनुभव जैसे बन रहे हैं, उन अनुभवों को हम जैसा संचित कर रहे हैं, संजो रहे हैं और प्रतिबिंबित कर रहे हैं, पुनर्रचित कर रहे हैं, इस पूरी प्रक्रिया में कहीं आपको कोई अवरोध नजर आता है? हम ये मानते थे कि समाज में जो कुछ होता है वो अंततः कुछ सामाजिक शक्तियों के चाहे
होता है। अब जो परिस्थिति हमारे सामने है वो अव्वल तो ऐसा लगता है जैसे समाज के बिना चाहे भी इसमें बहुत सारे मौलिक परिवर्तन हो रहे हैं, जिसको अगर आप किसी से पूछने जाइए तो शायद ही कोई ऐसा वर्ग भी मिलेगा जिसने जानबूझकर ये चाहा हो कि ऐसे परिवर्तन होने चाहिए। यानी अब मौलिक परिवर्तन समाज में उसके बिना चाहे भी संभव है। यानी ऐसी शक्तियां हैं जो समाज के भी नियंत्रण के बाहर चली गई। एक तो सबसे परेशान करने वाली बात ये। दूसरी बात मुझे लगती है कि हमने अभी बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने की जो पद्धति है उसे कुछ यूं बना रखा था कि हम युग्मों में सोचते थे, एक तरह की जिसको अंग्रेजी में कहते हैं पोलैरिटीज, कि समाज है तो व्यक्ति होगा, और इस तरह की शब्दावली थी। अब जो परिस्थिति है उसमें न तो लगता है जैसे व्यक्ति की कोई हैसियत रह गई है और न ही समाज का उस तरह का कोई दबाव या उसकी कोई इयत्ता रह गई है। तो ये जो दोनों श्रेणियां थीं जिनमें हम बांटकर चीज़ों को देखने समझने के अभ्यस्त थे, वो श्रेणियां तिरोहित हो रही हैं। ये भी लगता है कि हो सकता है कि ये परिवर्तन हमको इसलिए ऐसा लग रहा है कि हमारा पुराना जो सोचा हुआ था वो हमारे ऊपर हावी है। यानी ये जरूरी नहीं है कि ये वस्तुगत स्थिति ऐसी ही हो, लेकिन उस वस्तुगत स्थिति को इस ढंग से समझने के लिए जो तरीका चाहिए वो शायद, जैसे हमने बहुत सारे प्रश्नों को छोड़ रखा है, प्रेम का प्रश्न जैसे, वैसे तो बहुत ही हर व्यक्ति के जीवन में उठता होगा, कई बार उठता होगा मैं उम्मीद करता हूं, लेकिन कम से कम एक बार तो जरूर उठता होगा, लेकिन हमारे साहित्य में नहीं उठता। वो हमने फिल्मों को दे दिया, फिल्मों में, रोमांस इत्यादि में छोड़ रखा है। प्रकृति का प्रश्न है, प्रकृति से मनुष्य का जो संबंध है उसका प्रश्न हमने पर्यावरण का प्रश्न बना दिया। यानी अगर प्रकृति से आपका संबंध उपभोग का है तब तो ये प्रश्न उठता है, लेकिन अगर प्रकृति से तादात्म्य का कोई प्रश्न है तो जैसे ये प्रश्न ही नहीं है। तो ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो, एक तीसरी बात जो मुझे लगती है वो ये है कि क्या ऐसे कोई प्रश्न है मनुष्य के जो सनातन होते हैं। हमारा निवेदन ये था कि जिस समारोह का जिक्र किया आपने और अशोक ने जो ये पत्रिका निकाली है, निश्चित रूप से इस तरह की घबराहट या इस तरीके की व्याकुलता करीब करीब उन सभी लोगों में है जो रचना से जुड़े हुए हैं या जो साहित्य को ही सबसे बड़ा मूल आधार मानते हैं अपने जिंदा बने रहने का। और ये जो अशोक ने ये कहा कि जो परिवर्तन हुआ है तो समाज की भी परिभाषा शायद बदली है। वैसे तो समाज की परिभाषा ही है समाह अजंती व्यवहरन्ति जनाः इति समाजः, लेकिन हमारे कारण समाज नहीं बदल रहा है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा कोई भी उसमें दाय नहीं है। कहीं पर दूर एक तरह का खोजी कुछ खोजता है, एक नया उपकरण बाजार में आता है और इस तरह धीरे धीरे वो पूरी दुनिया पर छा जाता है। ये परिस्थिति इस देश में अगर पैदा हुई है तो पिछली 5, 6, 7 या 8 पंचशाला योजनाओं में जो भी बाहरी परिवर्तन इस देश में हुआ है उसका हिस्सा है। उसमें हमारा और आपका इस समय बैठकर बात करना भी शामिल है, क्योंकि हम एक तंत्र के सहारे, मीडिया के सहारे लोगों तक जा रहे हैं। तो बीच में एक विक्षेप या एक पर्दा है जो हमें दूसरों से तात्कालिक या बिल्कुल परस्पर संबंध स्थापित करने में बाधा डालता है। इस कारण हम थोड़ा अपने आप को छूटा हुआ, अकेला या समझ में नहीं आता कि हमारे नीचे ज़मीन है या नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा भी लगता है मुझे कि ये जो एकदम से सैलाब जो आया है, जिसके कारण हमारे ऊपर आकाश से खबर बरस रही है, जिसके कारण हम दूरगामी यात्राओं में अपने आप को 4 शहरों में देश के पहुंचने के लिए विवश पा रहे हैं, या हम अपने मित्र से संपर्क ही कर पा रहे हैं दूरभाष के द्वारा, तो हर जगह हमारे बीच में कहीं ना कहीं तंत्र है। तत्वज्ञानी भाषा वाला तंत्र भी तंत्र है और यह भी तंत्र है, पर दोनों ही रूपों में यह हमारे और मनुष्य के बीच में यह है। इसके कारण
हमारा जो सोचना था, जैसा कि अशोक ने अभी इंगित किया, उससे ये तो ज़रूर है कि हम अपने आप को कहीं छूटा हुआ पा रहे हैं, या लेकिन उसके साथ साथ हमें ऐसा भी लगता है कि ये शायद रचनाकार इस सबको आत्मसात भी कर रहा होगा और इसकी प्रतिक्रिया या इसका प्रतिबिंब आगे आने वाले समय की रचनाओं में मिलेगा। ये अलग बात है कि साहित्य से आम आदमी जरूर दूर चला गया है और उसका कारण कहीं न कहीं आज की आर्थिक व्यवस्था, आज की सत्ता, आज की राजनीतिक प्रणाली, इन सब से जुड़ा हुआ है और उसके कारण जिन पर हमारा कोई वश नहीं है। इसलिए हम कुछ लोग एक ही तरीके की एक सार भाषा में मिलकर बैठकर इस पर चिंतन तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि हमारे कारण कोई क्रांति या परिवर्तन होगा। जैसा कि शायद किसने लिखा है वो, पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन, तो विच इज 100% ट्रू। आपने तो ये बता दिया कि कविता से कुछ भी नहीं होने का है। ये तो धूमिल जी ने भी कह दिया था कि जब इससे चोली नहीं बन सकती है न चोगा, तो तुम ही बताओ कि इस ससुरी कविता का क्या करें। तो कविता की भूमिका के बारे में संशय तो बढ़ रहा है, ये तो बड़ा साफ सा है। एक बात आपने और कही थी, और जो आपने भी कही थी, कि हमारे और जगत के बोध में जो कई बाधक तत्व सक्रिय हैं और इन बाधाओं से इन बाधाओं को भेदने के लिए हमारी भाषा जो अब तक हमारे पास थी वो सक्षम थी। जैसे कि हम गरीबी के चित्र खींच सकते थे, हम कहीं अकाल होता था तो उसके बारे में सूचनाएं दे सकते थे। अब भी गरीबी के चित्र हैं, अब भी हिंसा के चित्र हैं, दंगों के चित्र हैं, तमाम चीज़ों की बातें हैं। लेकिन अब वो चीज़ जब आप रचना के केंद्र में लाने की कोशिश करते हैं तो कई बार ये देखा गया कि वो केंद्र में नहीं आ पाती, कुछ और चीज़ें आ जाती हैं, या वो आती हैं तो वो असर नहीं डालती जो असर उन्हें डालना चाहिए। जैसा कि हम सोचा करते थे, हम बड़े आश्वस्त हुआ करते थे अपने औजारों के बारे में। यहाँ मैं औजार की एक और छोटी सी बात, और जो शायद आपकी बात से थोड़ा भेद करेगी, कि अब ये जो यंत्र आ गया है बीच में, जिसे हम तकनीकी कह लें, जिसे हम सूचना तकनीक कह लें, तकनीकी क्रांति कह लें, और वह हमारी इच्छा के बावजूद आई है। हमने इतना नहीं चाहा था जितनी की आ गई है। इसने एक तरफ तो उस समाज को अपने लपेट में ले लिया है जो समाज अब तक बड़ा आदिवासी, दीनहीन और हमारे क्षेत्रों से बहुत बाहर पड़ा रहता है, वह भी बीच में आ गया है। और इस तरह से एक नया जन क्षेत्र बन गया है जो हमारे हिसाब से नहीं बना है, शिक्षा संस्थानों के भीतर निष्णात होकर के नहीं बना है, सामाजिक संस्थान जो चौथी पांचवी पंचवर्षीय योजनाओं तक बनाए गए थे उनके जरिए निकल करके नहीं बना है, बल्कि बाजारी शक्तियों के जरिए बना है, कंज्यूमरिस्ट कल्चर के जरिए बना है, लूट की संस्कृति के जरिए बना है, लेकिन बन गया है। ये जो समाज बन गया है इसका भी अपना कोई एक बोध है क्या? हमारे सामने, हमारी रचना के सामने यह एक विषय के रूप में आना बंद कर दिया है इसने, या हमने ही इसे अपने मनोनुकूल न पाकर, अपना आदर्श न पाकर, और अपने आदर्शों को खोजते रहने के हम पुराने आदी हैं, इसलिए बहुत जल्दी हम निराश हो गए हैं। शायद अब एक ऐसी स्थिति आ गई है जिसमें साहित्य एक संस्था नहीं रहा, यानी उसके जो औजार थे पहले अपने को पहुंचाने के और स्वयं अनुभव को किसी तरह से विन्यस्त करने के, शिक्षा संस्थाएं थीं, पुस्तकालय थे, पाठक थे, पत्रिकाएं थीं, ये सब धीरे धीरे एक तरह की धब्बे में बदल गए। यानी हमें एक हल्का सा, विनोद कुमार शुक्ल की कविता है कि कोहरे में आदमी का धब्बा, तो एक कोहरे में आदमी के धब्बे की तरह नजर आती हैं, लेकिन इनके जो नाक नकूश पहले साफ होते थे वो नहीं रहे। दूसरा यह है कि अगर सच्चाई ऐसी बदल रही है, माना कि हम लोग अब थोड़े अधेड़ हैं, हम लोग ज्यादा हैं, आप थोड़े कम हैं, लेकिन बहरहाल अब अधेड़पन की तरफ हैं, तो इसलिए हो सकता है कि दुनिया सच्चाई जो युवा को नजर आती है, या जो बाल सच्चाई है, ये एक नवजात सच्चाई है, जो बिल्कुल नए ढंग की सच्चाई है, वो हम लोगों को नजर नहीं आती। मैं तो खैर वैसे भी मायोपिक हूं, तो मुझे कई चीजें नजर नहीं आती होंगी, लेकिन बहरहाल जिनको नजर आती है, जो उसमें रसे बसे हैं, जो इसकी सार्थकता या उसके विषाद को या उसके दबाव को अनुभव करते हैं, क्या वो ऐसा कुछ व्यक्त करते हैं
या ऐसा कुछ कहते हैं या ऐसा कुछ करते हैं जो हम अनदेखा कर रहे हैं? यानी क्या इसकी कोई वैचारिक या सृजनात्मक अभिव्यक्ति कहीं है? इस बात को अभी हाल में जॉर्ज स्टाइनर की एक पुस्तक आई जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो प्राथमिक का जनतंत्र है उसे माध्यमिक का जनतंत्र दबोच रहा है। यानी प्राथमिक माध्यमिक, यानी प्राथमिक जो आपको सीधा अनुभव होता था उसको रणवीर सहाय कहते थे कि यथार्थ को जानने के हमारे साधन कम होते जाते। यानी जो हमारा, जिसमें आपने बात कही कि सीधा जो संपर्क हम कर पाते थे, चाहे हम कहीं सीधे जा सकते थे, अब हर चीज गरीबी भी भले ही वो कितनी ही सूचना बन गई, वो भी एक सूचना है जिसका एक चित्र हम सुबह या शाम कभी देख सकते हैं और व्यथित मुदित जो होना चाहे हो सकते हैं। पहले ये जो चीजें जाकर खोजने की थी, यानी भाषा के लिए ये जो एक चुनौती थी जाकर खोजना और इसलिए अपने को बदलना, अपने में कुछ जोड़ना, ये चुनौती धीरे धीरे एक तरह की निष्क्रिय दृश्यता में आप चाहें तो बदल गई। एक तरफ आप देखें तो लगेगा कि बहुत सक्रियता है, मतलब लोग इतना भागे जाते हैं, सब लोग बहुत तेज से तेज माध्यम से चले जा रहे हैं। भाई कहां जा रहे हो? और ये जो समय बचेगा इसमें करोगे क्या? वही गधा-पचीसी। यानी आप पहले न राजनेता पुस्तक पढ़ता है, न पत्रकार पुस्तक पढ़ता है, न पाठक पुस्तक पढ़ते हैं, न कोई पुस्तक पढ़ता है। तो इस समाज में हम जो पुस्तकें लिखने और उन पर विचार करने के लिए कुछ लोग बचे हैं, सिर्फ अपनी मूढ़ता में ऐसा कर रहे हैं। आपका जो एक तरह से अफसोस है, मैं समझता हूँ हम सब उसमें शामिल हैं, हमारी हिस्सेदारी है, मगर इसका एक दूसरा पक्ष भी है अशोक जी, माफ कीजिएगा। हाँ जरूर। वो ये है कि यह तो हमारा रुदन है कि हमारा धंधा बंद हो रहा है। हाँ। मैं इसे यही कहूँगा कि फर्ज कीजिए कि ये मेरा एक काम था जो कि अब बेकार हो गया है। तो एक तो फंक्शन मेरा ये था, मेरा एक कर्तव्य था कि मैं इस बेकार होते काम से एक नया काम निकालता। ये तर्क जो आप दे रहे हैं जी, ये बहुत बाजार का तर्क है। निश्चित रूप से मैं अगर एक टूथपेस्ट का बाजार फट गया तो जूते बनाने लगी। जी जी। लेकिन आप रेशम बुनने वाले कीड़े से ये कहें कि चूंकि अब तुम्हारे बाजार में तुम्हारे रेशम की कोई पहुंच नहीं है या कोई पूछ परख नहीं है, अब सिंथेटिक आ गया है, तो तुम ये छोड़ो रेशम बुनना और कुछ और धंधा करो। लेकिन इसके साथ एक और सवाल था कि जो रेशम का कीड़ा है वो एक सनातन काल से एक जैसा तो नहीं ही रहा है। और न समाज में इसकी उपादेयता और कार्य प्रणाली एक जैसी रही है। रेशम का कपड़ा अचानक नहीं बन गया है, उससे पहले वो रेशम का कीड़ा अपने आप में बनाता रहता होगा रेशम के तत्व को, लेकिन कोई उसका उपयोग नहीं करता होगा। फिर उपयोग हुआ उसका शुरू, और आज भी रेशम का कीड़ा है और उसका उपयोग भी आज है, लेकिन बदला हुआ उपयोग है। मैं इसके अलावा एक जो वाल्टर बेंजामिन जिस चीज़ को बहुत नकारात्मक और निराशात्मक ढंग से कहता है कि यांत्रिक युग के भीतर कला का उत्पादन अल्टीमेटली अंततः कला को नष्ट करने वाला है, जो कि रेशम के कीड़े को एक तरह से व्याकुलता हो रही है। लेकिन वाल्टर बेंजामिन के 1939 के लिखे हुए इस निबंध के बाद भी ये समाज चला आ रहा है, और उस समाज में, और नीत्शे भी लगभग यही कहता था, हाय यह जनता यह आनंद ले रही है कला का, ये मैकेनिकल प्रोडक्शन के भीतर कला का आनंद ये क्यों लेने लगी है। उसे इस बात का बहुत अफसोस था। तो रेशम के कीड़े को कहीं अफसोस तो नहीं है कि अरे हाय जो मैं बनाता था वो दुनिया बना रही है, वो नकल बना रही है, उससे उसकी असल छिपी जा रही है। उसे इस बात का सख्त अफसोस है कि हाँ भाई मेरी असल छिपी जा रही है, लेकिन वह अपने सनातनी कीड़त्व से बाहर नहीं निकलना चाहता, वो उसे बदलना नहीं चाहता। मैं इस बदलाव की तरफ कह रहा था, और मैं यहाँ ये बात कह रहा था कि जब हम ये मान रहे हैं कि हमारे अनुभव में उसके बीच में एक नई चीज आ गई जिसे हम तकनीकी कह रहे हैं, जिसे फ्रेडरिक जेमसन सेकंड नेचर कहते हैं, दूसरी प्रकृति आ गई है। तो उस दूसरी प्रकृति से, जैसा कि आपने भी एक जगह टिप्पणी की थी, बल्कि लिखा था कि लोग कविताओं से कविता बना रहे हैं, अब मूल अनुभव तक जाने की जरूरत नहीं है, लोग कविताओं से कविता बना रहे हैं। तो ये जो बीच में जो चीज आ गई है, यह भी हमारे लिए एक विषय बन सकती है। अभी 1988 में एक सेमिनार हुआ वहाँ उसमें पुएर्तो रिको में, उसमें दुनिया के तमाम सारे साहित्यकार, कलाकार, रचनाकार आए हुए थे। उनका सबका यही रोना था कि मानविकी से संबंधित जितने विषय नहीं, वो सिर्फ साहित्य नहीं कि अंग्रेजी साहित्य या हिंदी साहित्य या
दर्शन शास्त्र या पता चला कि समाज शास्त्र या राजनीति शास्त्र नहीं, मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट शून्य होते चले जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कोई पढ़ने वाला नहीं है। और कारण उन्होंने ये बताया कि जो थोड़ी बहुत कविता के लिए आदमी के अंदर प्यास थी, वो किसी न किसी रूप में कहीं न कहीं छनकर यंगर जनरेशन को पॉप म्यूजिक से मिल जाती है। मतलब आप उसे बिल्कुल ही मार्जिनलाइज ना करें, क्योंकि वहाँ भी कहीं कहीं छनी छनी पंक्तियाँ मिलती हैं। बॉब डिलन गाता है तो वो कहता है कि आदमी कितना भटकेगा जब वो आदमी कहलाए, या ये चिड़िया कितने समुद्रों को पार करेगी जब वो रेत पर सो पाए, और कितनी बंदूकें या तोपें दग लेंगी जब आदमी शांति चाहे, ऐसा कुछ। तो इस तरीके से हमारे पीछे जो जनरेशन है, और आप भी उसी व्यवसाय में हैं जिसमें हम हैं, हम देखते ये हैं कि हमारी कक्षाओं में साहित्य की या राजनीति की इन विषयों को पढ़ने वाले लड़के नहीं। सारी की सारी जनरेशन आप देखेंगे वो कंप्यूटरियोनिक्स में जाना चाहती है, वो कहती है मेडिकल, मतलब प्रोफेशन ओरिएंटेड हो गया ना। एक बहुत बड़ा विषयों का जाल है जिसकी खपत है, जिसके समझदारों को नौकरी मिलती है। इसलिए हम देखते हैं कि कैंपस में उसी तरीके की कक्षाएं हैं और वहीं पर बच्चे जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं निश्चित रूप से इस लिखे हुए शब्द, जिसको कि बिंब ने ले लिया, यानी टेलीविजन ने टेक ओवर कर लिया, जो ये कह रहे हैं कि शब्द की जो कुल मिलाकर क्षमताएं थी, निष्क्रिय दृश्यमान था, उसमें वो किन्हीं अंशों तक तो बिंबवाद भी हमारे यहाँ है, जानते हैं लोग कि बिंबाधायक कल्पना की आपने, लेकिन वो निश्चित रूप से उस जगह की को नहीं भर सकता जो कि दूरदर्शन करता है। फिर दूरदर्शन में भी आप देखिए कि सिर्फ दिल्ली का दूरदर्शन ही नहीं, अब तो हमारे ऊपर 7 और 13 चैनल्स आ रही हैं। डिजिटल टेलीविजन तो ये कह रहा है कि आपको घर से जाने की जरूरत नहीं है, आपको सुपरमार्केट बता देगा कि कौन सा प्रोडक्ट आपको लेना है, एंड यू जस्ट ऑर्डर इट एंड इट विल अल्टीमेटली। बस वो इतना नहीं कर सकता कि हमारे पेट में डाल दे। हाँ, बस यही नहीं कर सकता। तो जब इतनी बदली हुई परिस्थितियों में भी अगर हम अपने को भीतर कहीं सस्पेंद पाते हैं तो हम तो रचना करेंगे ही करेंगे। नहीं, वो तो मैं मानता हूँ पढ़ने वाला हो या ना हो, हम परवरिश लोहे कलम करते रहेंगे। नहीं, लेकिन मैं आपसे एक ये जानना चाहता हूँ, मुझे ये हर बार लगता है कि चीजें हमको मुबहम लगती जी, क्योंकि साफ नजर नहीं आ रहा है कि जो परिवर्तन हो रहे हैं उनकी मसलन अभिव्यक्ति के रूप क्या है। संगीत में वो नजर आते हैं, चित्रकला में नजर आते हैं, कभी कभार शायद कोई एक आध और कलाओं में नजर आते हैं, पर क्या इन चुनौतियों या जो ये जो परिवर्तन आए हैं इनको अभिव्यक्त करने वाला कोई साहित्यिक काम भी है जिसको हम साहित्य नहीं मान रहे हों या जिसको हम मान्यता देने में असफल हो रहे हों, लेकिन वो मैं समझता हूँ। लेकिन एक चीज और हो रही है जिसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, जिसे मैंने नया जन क्षेत्र कहा था कि जो नया जन क्षेत्र बना है वह हमें लगता है कि वह बिना किसी संस्कृति के आ गया है, क्योंकि वह वैसा साक्षर नहीं है जैसा कि हम हैं, वो वैसे किताब नहीं पढ़ता जैसे कि हम पढ़ते हैं, वो वैसी लाइब्रेरी नहीं रखता जैसे कि हम रखते हैं, वह प्रसाद को वैसा नहीं समझता जैसे कि हम समझते हैं और समझाना चाहते हैं। लेकिन वह प्रसाद के बारे में एक कैप्सूल जानकारी, वो प्रेमचंद के बारे में भी एक कैप्सूल जानकारी, वो इन तमाम चीज़ों के बारे में एक काम चलाओ कैप्सूल जानकारी जान लेता है, जान जाता है। सवाल यहाँ ये है कि मैं ऐसा क्यों चाहूँ, मैंने मेरे सामने एक सवाल है अशोक जी, कि मैं ऐसा क्यों चाहूं कि मैं उसको सिर्फ उतना ही देना चाहूं जितना कि मैंने अपनी किशोरावस्था में लिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं तो ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये हर समय के लिए हम जो सामान्यीकरण करते हैं उनके बारे में ये सवाल है। मसलन हम ये कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम था, समूचा भारत देश जो था वो स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा ले रहा था। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने सचमुच हिस्सा लिया उनकी सूची बनाए, जिन्होंने जुलूस में गए, लाठी खाई, गोली खाई, जेल गए, पुस्तकें लिखी, प्रदर्शन किए, अखबार निकाले, यानी सक्रियता के जो भी रूप हैं उन सबको आप शामिल कर लें तो आप पाएंगे कि ये प्रतिशत कुल जनसंख्या का एक खासा छोटा प्रतिशत था। ये और बात है कि बहुत निर्णायक प्रतिशत था। इसलिए हमने अपने बचपन में जैसे प्रसाद समझा था या अपने लड़कपन में जैसे निराला और अज्ञे को समझने की कोशिश शुरू की थी, ठीक है, हम उसको यहाँ लादने की कोशिश न करें। एक नए ढंग से समझने की कोशिश कोई कर रहा हो,
इसको नहीं किसी और चीज को ढूंढने की कोशिश कर रहा हो। वो ये भी कह सकता है कि प्रसाद निराला मुक्ति बोध कूड़े घर में डाल देना चाहिए। मैं ये भी किसी को कहता नहीं पाता हूं। यानी शायद अपनी बेरुखी से आप ये कहते हो, लेकिन इसे विवक्षित करने का भी अभी तक कम से कम मेरे जाने कोई प्रयास नहीं हुआ। तो मेरी चिंता ये नहीं है, छोड़ दीजिए कि हमको नहीं समझ में आ रहा है। जो लोग इसमें रसे बसे हैं, जो मर जूझ रहे हैं, जिनके लिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई का हिस्सा है, वो कौन है? ये जो जन क्षेत्र है, ये अपने को किस तरह से अभिव्यक्त कर रहा है? जी। अभिव्यक्ति के वो प्रकार क्या है? मुझे इसमें एक ऐसी सृजन शून्यता नजर आती है कि ये जन क्षेत्र अपने को अभिव्यक्त करने की जरूरत ही नहीं समझता। ये जो नया जन क्षेत्र है, इसके पास में अगर कोई विकल्प का सांस्कृतिक रूप है तो वो क्या है? हाँ। इसके बारे में मैं आपको एक दो तो बहुत आम फहम बातें कहूँगा कि एक बड़ा पॉप कल्चर का रूप उसके पास है। ठीक है। अगर हम उसे माने कि वह कोई सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का रूप है तो ठीक है, यदि नहीं है तो ठीक है, तो भी वह चल ही रहा है। ठीक है ना? एक चीज़। एक और चीज़ हम देख लें कि टेलीविज़न के भीतर भी हमारे यहाँ जो पूंजी लगी हुई है वह आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज़्यादा है। करीब 12,000 करोड़ रुपया सिर्फ इस टेलीविज़न में लगा हुआ है। इसके उद्योग के भीतर और बाहर जो फैला हुआ पैसा वो मैं नहीं कह रहा हूँ। फिल्म उद्योग में भी लगभग इतना पैसा काला और सफ़ेद लगा हुआ है। फैशन उद्योग ले लीजिए, तमाम जो अन्य जितने भी और रूप हैं, जो शरीर के शोभा के, शरीर को एक तरह से समूचा एक बॉडी लैंग्वेज क्रिएट करने वाले जितने भी रूप हैं, वो तमाम जितने भी हैं, उन तमाम को ले लीजिए तो कोई बहुत मामूली क्षेत्र ये नहीं है। इसकी अभिव्यक्तियां निश्चित रूप से फैक्ट्री मेड हैं, मास कल्चर की हैं, पॉपुलर कल्चर की हैं, और वो श्रेष्ठ कलाओं के विन्यास के लिए, श्रेष्ठ विचार की खोज के लिए वो जो एक विकलता चाहिए, जैसे कि एक ज़माने में रेनेसां के दौर में या उसके बाद के दौर में रही है, वो नहीं मिलती है। मगर यह क्षेत्र विपन्न है सांस्कृतिक रूप से। एक प्रश्न तो ये आएगा सामने कि क्या मैं यह मान लूं कि यह विपन्न है? एक माने मैं यह मान सकता हूं कि यह सामाजिक बंधनों से काफी हद तक मुक्त है, पारिवारिक बंधनों से जो नया जन क्षेत्र बन रहा है काफी मुक्त है और अकेला है और पेटू है, और बौद्धिक ऊर्जा इसमें उतनी बड़ी नहीं है जितनी कि हमें उम्मीद थी कि ये आगे चल करके चलेगा। लेकिन एक सवाल ये खुद करता है कि क्या ऐसे किसी विचार की जरूरत भी है?